गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कठोर अम्ल मृदु क्षार या कठोर अम्ल कठोर क्षार मृदु अम्ल मृदु क्षार अवधारणा के बारे में बात करी थी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हम आगे बात कर रहे हैं कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा एसिड बेस से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? अम्ल की रिएक्शन किससे होती है? क्षार से, और चाहे वो किसी प्रकृति का हो, क्योंकि आपको पता है कि अम्ल और क्षार दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं। अम्ल H+ आयन देता है जबकि क्षार H+ आयन लेता है। या मैं कह दूं कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है जबकि क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक दूसरे के मध्य जो रिएक्शन होती है बड़ी तीव्र होती है। जैसा कि हमें कहते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि किस प्रकार के देखिए इसमें बात क्या आ रही है कि अम्ल और क्षार जो परमाणु होते हैं वो किसी भी बहुत बड़े ग्रुप के या किसी भी बड़ी संरचना के एक भाग हो सकते हैं। तो उनके बीच में अभिक्रिया होने से उन दो मॉइटीज के बीच में एक बॉन्डिंग होती है। देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू मॉइटीज हैविंग ऑपोजिट कैरेक्टर्स, एसिड एज वेल एज बेस। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले एक क्लास में बताया था। तो देखिए HSCB जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये कहता है कि ये जो सिद्धांत है, सबसे पहले बता दो आपको, ये किसने बताया था? पियर्सन ने। किसने बताया था? पियर्सन ने बताया था। तो इसके अनुसार क्या है कि कोई भी चाहे अम्ल हो क्षार हो, वो हार्ड जो एसिड है वो हार्ड बेस के साथ में इंटरेक्शन करता है, मतलब अच्छा मजबूत बॉन्ड बनता है। और इसी तरीके से सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ में मजबूत इंटरेक्शंस करता है। ये दोनों के बीच की कहानी है। अब बात ये आती है कि जितने भी दुनिया भर के जो धातु हैं, चाहे कुछ भी हैं, उनके बीच में कौन से तो ऐसे हैं जो कठोर की श्रेणी में रखे हैं, कौन से हैं जो मृदु की श्रेणी में रखे हैं। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि जो कठोर अम्ल है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कठोर अम्ल के बारे में। देखो, हालांकि आप समझते चलिए, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। बाकी इसके बारे में आपको बता दूं कि आपकी इसके लिए पूरे जितने भी नोट्स हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रखे हैं। आप पूरी डिटेल उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप केवल रिवीजन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके ऊपर उच्च धनावेश होगा। क्या होगा? उच्च धनावेश। जितना ज़्यादा धनावेश होगा, कठोरता, उस अम्ल की एक मेन प्रॉपर्टी सबको पता है, चाहे वो कठोर हो चाहे वो मृदु हो, कि वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही कब होगा? जब उसके पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अरे भाई, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पे नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आ सकते। मान लीजिए कोई भी मॉइटी है, इसका अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन को कैसे ग्रहण करेगा? वो कर ही नहीं सकता। दोनों के ऊपर समान चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो मैं आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए उसके ऊपर क्या होना चाहिए? धनावेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके ऊपर? धनावेश, तभी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन धनावेश कहते उच्च धनावेश, मतलब जिससे क्या है कि उसकी साइज बड़ी छोटी रहे। क्या रहे? उसकी साइज छोटी रहे। जितनी छोटी साइज होगी उतनी, जैसे मैं कहूँ गुब्बारा है, गुब्बारा को जितना फुलाओगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और कोई भी चीज़ जितनी छोटी होगी, मटेरियल उतना ही है, उस मटेरियल को जितना बड़ा करोगे तो पतली लेयर बनेगी तो सॉफ्ट होगी। और उसी मटेरियल को अगर आप छोटा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो इसमें हमेशा सब कुछ छोटी साइज होनी चाहिए। और दूसरा है साइज उसकी क्या होगी? स्मॉल साइज होगी। आयनन विभव उच्च होगा। सबको पता है कि जब धनावेश है तो बाह्यतम जो इसका संयोजकता कोश होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा जो है वो हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके नाभिक से स्ट्रॉन्ग और इंटरेक्शन से बाउंडेड होता है। ध्रुवित नहीं होगा। बड़ा साइज होगा वो आसानी से ध्रुवित होगा, ये ध्रुवित नहीं होते हैं। और ऊपर से नीचे आने पर देखो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है,
आपको सबको पता है, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होता है। ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, और आकार जब बढ़ेगा तो उसकी क्या बढ़ेगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी और हार्डनेस जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम होता है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि मृदु अम्ल की क्या खास बात है, कि मृदु अम्ल जो होते हैं उसमें इनके ऑपोजिट करैक्टर पाए जाएंगे। मृदु अम्ल, देखिए जो मृदु हैं वो आकार बड़ा होगा और धनावेश निम्न होगा, निम्न धनावेश होगा। उल्टा हो गया ना, बड़ा साइज होगा, धनावेश कम होगा, आयनन विभव का मान भी कम होगा, आयनन विभव निम्न होगा, ध्रुवित अधिक होते हैं, अधिक ध्रुवण होगा, ध्रुवित होंगे, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा मोइटीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़े होने की वजह से उसके अंदर सॉफ्टनेस करैक्टर भी बढ़ेंगे। ऊपर से नीचे चलने पर वर्ग में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, सॉफ्टनेस बढ़ती है। ठीक है, ये सब। अब देखिए, कठोर क्षार के गुण कठोर अम्ल के समान होते हैं, लेकिन कठोर क्षार की विद्युत ऋणता उच्च होती है। सबको पता है कि उच्च विद्युत ऋणता होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी होती है। मृदु क्षार के गुण मृदु अम्ल की भांति होते हैं, लेकिन मृदु क्षार की विद्युत ऋणता कम पाई जाती है, क्योंकि उसको उसके अंदर साइज बड़ा होने की वजह से उसका जो आयनिक विभव है, आयनिक विभव होता है ना, एक नाम सुना हो आपने, आयनिक जो विभव है जिसको अपन 5 से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, 5 से, वो होता है चार्ज बटे रेडियस। मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं आवेश बटा त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब बोले तो आकार, आकार क्या बोलते हैं, आकार। आकार जितना बड़ा होगा फाई कम हो जाएगा, आवेश, ये दोनों का सम है। तो उस हिसाब से आयनिक विभव कठोर अम्लों का अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उस पर आवेश उच्च होता है और त्रिज्या उसकी कम होती है, इसलिए उसका आयनिक विभव ज़्यादा होता है। जबकि जो मृदु अम्ल या क्षार होते हैं उनका आवेश कम होता है और आकार उनका बड़ा होता है। अब देखिए, अब इसके अंदर कैटेगरी आप सबके सामने, मैं आपको पता ही होगा, मैं आपसे शेयर करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो है हार्ड एसिड जो है, कठोर जो अम्ल हैं, और जो कठोर जो मृदु अम्ल हैं उनके नाम दे रखे हैं। आपको पता है कि ऊपर वाले जो होंगे किसी भी आवर्त सारणी में वो सब कठोर होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, सॉफ्ट। तो देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लेड वगैरह सब जो है वो उसमें है। बॉर्डर लाइन जो बीच में आते हैं तो उनको अपन देख सकते हैं, ये सारे के सारे वो हैं। इस तरीके से पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है, और इसके अंदर अपन आगे चलेंगे तो फिर आगे कठोर मृदु क्षारों का भी वर्गीकरण इसने दे रखा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, और जो है इसकी जो उपयोगिताएं भी आपके सामने लिखी हुई हैं कि किस तरीके संकुलों का स्थायित्व, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हार्ड और हार्डर के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ऐसे ही सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर जो केंद्रीय, जैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं उपसंहरण यौगिकों में, वो किन के बीच में बनते हैं, धातु और लिगेंड के मध्य। तो केंद्रीय धातु जो है उसमें धनावेश होता है तो वो कठोर अम्ल है, और जो लिगेंड होता है वो क्षार होता है तो वो कठोर क्षार है।
तो कठोर अम्ल और कठोर क्षार के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। यदि धातु मृदु है तो फिर लिगेंड भी मृदु होना चाहिए। जैसे अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं COF6 का स्थायित्व COI की तुलना में अधिक है। क्यों? क्योंकि CO जो है वो कठोर अम्ल की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? कठोर अम्ल की श्रेणी में आता है। जबकि जो F- है ये भी किसकी श्रेणी में आता है? कठोर क्षार। यही कंसेप्ट है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जबकि जो CO+ और ये जो इधर I- होगा, इनके बीच में क्या होगा? ये सॉफ्ट है, सॉरी ये कठोर है और ये क्या है? मृदु है, मृदु क्षार है। तो यहाँ पे जो होगा वो बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बनेगा। क्या बनेगा? वीक बनेगा। इसलिए ये स्थायी है और ये कम स्थायी होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो बताया आपके सामने वो ये है। इसी तरीके से AgI का भी देख सकते हैं। AgI की तुलना में ये जो AgI2 की तुलना में AgF2 स्थायित्व कम है। क्यों? क्योंकि Ag जो है अब मृदु अम्ल है। क्या है? मृदु। और I भी मृदु है, तो दोनों मृदु मृदु के बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जबकि Ag मृदु है और F क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड कमजोर बनेगा। ये सारी कहानी क्या है कि HSAB प्रिंसिपल के बारे में है। इसके बाद में ये मैंने पूरा बताया। इसके अलावा देखिए आप, क्या नाम है, हार्ड सॉफ्ट लिगेंड के जुड़ने की प्रकृति के निर्धारण में ये मैंने आपको बताया कि जब कोई हार्ड जो अम्ल होगा, जो केंद्रीय धातु अम्ल की श्रेणी में आता है, जबकि लिगेंड जो है क्षार की श्रेणी में आता है, तो हार्ड अगर एसिड है तो उसका वो जो अगर हार्ड बेस से यानी कि हार्ड लिगेंड से बॉन्ड बनाएगा तो स्थायी संकुल का निर्माण होगा। जबकि वो मृदु क्षार से बॉन्ड बनाएगा तो फिर वो थोड़ा सा कम स्थायी, मैं कह दूँ कमज़ोर बॉन्ड का निर्माण होगा। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। इसके आगे हम बात करें तो फिर आगे जा कर के आप देख सकते हैं, वही एग्जांपल आपके सामने है। ये देखिए CN5I, इसमें क्या कह रखा है? अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 5 CN है, इसमें भी 5 CN है, तो ये तो कॉमन हो गया। लेकिन इसमें एक कौन सा I है और इसमें क्या है? F है। अब आपको पता है कि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। और I किस में आता है? वीक बेस की कैटेगरी में। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में इंटरेक्शन वीक होंगे, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जबकि यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो CO है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। और जो F है वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? स्टेबल बनाएगी। तो इसलिए स्टेबल बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हर जगह पे ये आप सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितनी मर्जी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में विलयता के निर्धारण में भी यही है कि HgHCl में विलय, जबकि HGS में विलय है। उसका कारण भी वही क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग। जबकि स्ट्रॉन्ग वीक बेसिकली कमज़ोर बॉन्डिंग होती है। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। तो ये HSAB प्रिंसिपल था। आपके नोट्स आपके पास में, आप इसको और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।